दोस्तों, ये कहानी बेला नाम की लड़की की है जो किसी मछली का पीछा करते हुए एक अलग ही अद्भुत दुनिया में आ पहुंचती है, जहां पर उसका सामना एक भयानक और दुष्ट चुड़ैल के साथ होता है। क्या बेला उस चुड़ैल को हरा पाती है? जानने के लिए हमारी ये कहानी अंत तक जरूर देखिए। और हाँ, ऐसी ही अनोखी और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अरे करमजली, इतनी देर लगाती है पानी लाने में? अभी कपड़े धोने हैं, बर्तन मांजने हैं, वो सब कौन करेगा? अभी करती हूँ माँ। खबरदार मुझे माँ कहा तो। खुद की माँ को तो जन्म लेते ही खा गई तू, अब क्या मुझे भी मार डालना चाहती है? अरे सपना बेटा, आज जल्दी उठ गई? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ, बस जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। हाय दैया, ये देखो मेरा सोना भूख से तड़प रहा है और अब तक इस चुड़ैल ने खाना भी नहीं बनाया। अब मेरा मुंह ही ताकती रहोगी या जल्दी से खाना भी पकाओगी? अभी बनाती हूँ माँ, अभी बनाती हूँ। माँ, आज तो मुझे मछली खाने का मन कर रहा है। हाँ सोना, आज खाने में मछली ही पकाएंगे। ओ बेला, सुना तुमने? मेरी बेटी को आज मछली खानी है। जाओ नदी पे जाकर थोड़ी मछलियाँ पकड़ के लाओ। जी, जाती हूँ। हाँ, आज तो एक भी मछली नहीं मिल रही, मैं क्या करूँ? माँ, आज तुम्हारी बहुत याद आ रही है। तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गई? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? बोलो ना माँ। हाँ? ओह, मेरी अंगूठी! वो मेरी माँ की आखिरी निशानी है। मेरी अंगूठी मुझे वापस करो। ये कैसी सुरंग है? हाँ, ये कैसी जगह है? बचाओ, बचाओ, मेरे बच्चे, बचाओ! आग लग गई है, आग! कोई बचाओ मेरे बच्चों को, वो मर जाएंगे। बचाओ! ओह, मेरे बच्चे, मेरे नन्हे नन्हे बच्चे, वो उस आग में फंस गए हैं। कोई उन्हें बचाओ। बेटी, क्या तुम उन्हें बचा सकती हो? कृपया मेरी मदद करो। घबराओ मत चिड़िया, मैं अभी उन्हें बचाती हूँ। मैं तुम्हारी आभारी हूँ बेटा, तुम इस रास्ते से आगे जाना। अरे ये क्या? इस नदी का पानी कैसे सूख रहा है? हाँ? तो तुम यहाँ हो? वो अंगूठी मेरी माँ की आखिरी निशानी है, मुझे वो अभी वापस दो। तुम हमें हर रोज पानी से पकड़कर मारती हो, तुम बहुत ही बुरी हो। मैं तुम्हें वो अंगूठी वापस नहीं दूंगी। वो मेरी मजबूरी है, मुझे ऐसा मेरी सौतेली माँ के कहने पर करना पड़ता है। ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी अंगूठी वापस दे दूंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। उस पहाड़ पर एक चुड़ैल रहती है, वो अपनी काली शक्तियों से इस नदी के पानी को सुखा रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जल्द ही ये नदी पूरी सूख जाएगी और हम सब मर जाएंगे। तुम्हें उस चुड़ैल को किसी भी तरह रोक उसकी काली शक्तियों को खत्म करना होगा। ठीक है, मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगी, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि अगर मैंने उस चुड़ैल को रोक दिया तो तुम मुझे मेरी अंगूठी वापस कर दोगी। हाँ जरूर, मैं वादा करती हूँ। एक बार इस नदी का पूरा पानी सूख जाए तो मैं इसमें से सारी मछलियों को खा जाऊंगी। हाँ, फिर मुझे मछलियाँ पकड़नी नहीं पड़ेगी। तुम यहाँ से चली जाओ, ये चुड़ैल बहुत ही दुष्ट है। उसने मुझे इस पिंजरे में बंद कर दिया है, वो तुम्हें भी पकड़ लेगी। चली जाओ यहाँ से।
भाग जाओ यहाँ से। मैंने पिंजरे का ताला खोल दिया है। नहीं, मुझे बाहर जाने से डर लगता है। वो चुड़ैल मुझे फिर से पकड़ लेगी। मैं यहीं रहूंगा। फिर तो मुझे ही तुम्हें उस चुड़ैल से बचाना होगा। कौन हो तुम और इधर क्या कर रही हो? तुम्हें अपनी काली जादू को अब रोक देना चाहिए। उसकी वजह से नदी का पानी सूख रहा है और सारी मछलियाँ मर रही है। ऐसा मत करो। अच्छा है, अब मैं उन सारी मछलियों को खा जाऊंगी। मछलियाँ पकड़ पकड़ के मैं थक चुकी हूँ और इसीलिए मैं इस नदी को सुखा रही हूँ। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा मत करो। हाँ? तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? अब मैं तुम्हें भी एक मछली बनाकर खा जाऊंगी। चलो, अब मैं बाजार में जाकर कुछ मिर्च मसाले ले आती हूँ। फिर मैं तुम्हें अच्छे से पका कर खा जाऊंगी। सुनो तोते, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अगर आज भी तुम हिम्मत नहीं दिखाओगे तो हम कभी भी इस चुड़ैल से छुटकारा नहीं पाएंगे। तुम बहुत ही दिलेर और अच्छी लड़की हो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये लो, इस जादुई छड़ी को अपने पास रखो। इससे तुम उस चुड़ैल को एक अच्छा सबक सिखा पाओगी। हाँ, तुम्हें पहले जैसे किसने बनाया? वो तो ये बताएगा। लोगों को पकड़कर तुम कैद करती हो ना, अब हम तुम्हें मजा चखाएंगे। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे तो सिर्फ वो मछलियाँ खानी थी। मछलियाँ तो तुम्हें जरूरत के हिसाब से मिल रही थी, लेकिन तुम लालची होकर उन सभी को खाना चाहती हो। लालच और जरूरत में बहुत फर्क होता है। तुम अपने लालच और फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचा रही हो। मुझे माफ कर दो, मैं लालच में अंधी हो गई थी। तुम सही हो, मुझे अपनी जरूरत के हिसाब से ही चीजें लेनी चाहिए थी। मुझे माफ कर दो, मैं अपनी काली जादू को रोक दूंगी और आज से किसी भी मछली की जान नहीं लूंगी। तुमने मेरी आंखें खोल दी बेटी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेला। तुम सच में बहुत ही अच्छी और प्यारी बच्ची हो। तुमने हम सबको बचा लिया, उस चिड़िया के घोंसले को भी और हाँ, इस तोते को भी। हाँ, लेकिन ये सब आपको कैसे पता? मैं सब कुछ जानती हूँ। मैं बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसा देना चाहती हूँ जिसे पाने के बाद तुम्हें कभी मछलियाँ नहीं पकड़नी पड़ेगी। इतना सारा सोना। हाँ, तुम इसकी हकदार हो क्योंकि तुम्हारा दिल इस सोने से भी अधिक मूल्यवान है। और हाँ, ये लो तुम्हारे माँ की अंगूठी। शुक्रिया, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, ये क्या? हाँ, इतना सारा सोना, ये तुम्हें कहाँ मिला? अरे वाह, फिर तो अब हम दोनों भी जाकर ढेर सारा सोना लेकर आते हैं। तब तक तुम खाना बनाकर तैयार रखना। वाह, ये तो सच में ही अनोखी जगह है। अब तो यहाँ से ढेर सारा सोना लेकर ही जाएंगे। मेरी मदद करो, मेरे बच्चों को बचाओ, मेरे घोंसले को बचाओ। पागल तो नहीं हो गई हो? तुम्हारा घोंसला बचाने के लिए हम अपनी जान क्यों जोखिम में डाले? नहीं तो क्या, अगर हमें कुछ हो गया तो? चलो माँ, जल्दी चलो, हम तो यहाँ सोना लेने आए हैं। ये तो वही मछली लगती है। चलो
जल्दी से उससे वो सोना मांग लेते हैं। ए मछली, क्या तुमने ही हमारी बेला को सोना दिया था? क्या तुम उसकी माँ हो? हाँ हाँ, मैं उसकी माँ हूँ। अब जल्दी से हमें भी वो सोना दे दो। अभी देती हूँ। अरे ये क्या हो गया? हम मेंढक कैसे बन गए? वो इसलिए क्योंकि तुम दोनों ही बड़ी आलसी, कामचोर और लालची हो। तुम उस बेला की सौतेली माँ हो। तुम दोनों ने आज तक उस बेचारी लड़की से बहुत ही बुरा बर्ताव किया है। ये उसी की सजा है। नहीं नहीं, हमें माफ कर दो। हम अब उससे कभी बुरा बर्ताव नहीं करेंगे और हमें अब सोना भी नहीं चाहिए। लेकिन हमें फिर से पहले जैसा बना दो। हम अपनी गलतियाँ सुधारेंगे। अब जाओ यहाँ से और साथ में मिलजुल कर रहो। इसी में तुम्हारी भलाई है। हमें माफ कर दो बेटी। हमने तुम्हें बड़ा दुख दिया है। हम अपने किए पर शर्मिंदा हैं। हमें माफ कर दो। मेरी माँ। देखा दोस्तों, बेला को उसकी दिलेरी, बहादुरी और अच्छाई का कितना सुनहरा उपहार मिला और कैसे उसकी सौतेली माँ और बहन को उनके लालच और बुरे बर्ताव की सजा मिली। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ना ही हमें किसी से बुरा बर्ताव करना चाहिए और ना ही हमें किसी भी चीज का लालच करना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी 12 राजकुमारियों की है जो रात को अपने महल से गायब हो जाती थी। अब वो कहाँ पे जाती थी और क्यों जाती थी, ये तो एक राज की बात है। अगर आपको इस राज को जानना है तो हमारी ये कहानी अंत तक जरूर देखिए। और हाँ, ऐसी ही अनोखी और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। स्वप्न नगरी नाम का एक बहुत ही सुंदर देश हुआ करता था। इस देश का राजा भी बड़ा ही नेकदिल और दयालु था। इस राजा को 12 राजकन्याएं थी जो बहुत ही खूबसूरत थी। वैसे तो इस देश में सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन एक चिंता राजा का मन कुरेद रही थी। वो अपनी 12 राजकुमारियों को लेकर चिंतित था। बोलो वजीर, क्या बात है? बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ कि किसी बात को लेकर आप बहुत चिंतित है। क्या मैं जान सकता हूँ कि वो क्या बात है? तुमने ठीक कहा। मैं अपनी राजकुमारियों को लेकर चिंतित हूँ। क्या उनकी शादी की चिंता आपको सता रही है महाराज? बिल्कुल नहीं। मेरी राजकुमारियां इतनी सुंदर है कि कोई भी राजकुमार उन्हें झट से पसंद कर लेगा। चिंता का कारण तो कुछ और ही है। राजकुमारियां रात को अपने कमरे से गायब हो जाती है। गायब? मैं समझा नहीं महाराज। मुझे लगता है कि वो रात में कहीं पर नृत्य करने जाती है, क्योंकि सुबह जब मैं उनके पैरों के जूते देखता हूँ तो वो फटे हुए होते हैं। ये बड़ी अजीब बात है। मैंने इसका पता लगाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन आज तक इस उलझन को सुलझा नहीं पाया। मेरी समझ में नहीं आता कि ये राजकुमारियां रात को गायब कैसे हो जाती है। महाराज, क्यों ना हम राज्य में एक ऐलान कर दे कि जो भी इस रहस्य को सुलझाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। राज्य में ऐलान किया गया और रहस्य को सुलझाने वहाँ पर एक राजकुमार भी आ पहुँचा। राजकुमार, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम इस रहस्य को 3 दिन में सुलझा पाओगे? जी हाँ महाराज, मुझे यकीन है। लेकिन अगर तुम नाकामयाब रहे तो तुम्हें आजीवन बंदी बना लिया जाएगा। जी मुझे मंजूर है। राजकुमार के रहने की व्यवस्था एक खास कमरे में कर दी गई थी। इस कमरे को एक बड़ी सी खिड़की थी जिसमें से झांककर राजकुमार उन 12 राजकुमारियों पर नजर रख सकता था। जब रात हो गई, उन 12 राजकुमारियों में से सबसे बड़ी राजकुमारी एक शरबत का प्याला हाथ में लिए उस राजकुमार के कमरे में आई। राजकुमार ने वो शरबत पी लिया और फिर से राजकुमारियों के कमरे पर नजर रखने लगा। थोड़ी ही देर में उसे नींद आने लगी और वो अपने पलंग पर आके सो गया। दूसरे दिन सुबह आँख खुलने पर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। राजकुमारियाँ अपना नृत्य खत्म करके अपने कमरे में वापस आ पहुँची थी। आज मुझे ठीक से पहरा देना होगा। लीजिए राजकुमार, ये शरबत खास आपके लिए।
जी हाँ, शुक्रिया राजकुमारी। शरबत पीने के बाद राजकुमार फिर से पहरा देने लगा, लेकिन थोड़ी ही देर में उसे नींद आने लगी। वो अपने आप को सोने से नहीं रोक पाया। ऐसे ही 3 दिन बीत गए। राजकुमार उस रहस्य को खोजने में नाकामयाब रहा। राजा ने उसे कारावास में डालने का आदेश दिया। इसके बाद बहुत से युवकों ने और राजकुमारों ने इस रहस्य का पता लगाने का प्रयास किया, पर हर कोई नाकामयाब रहा। अरे अरे, तुम्हारे सिंग तो इस तने में बहुत बुरी तरह से फंसे हैं। ठहरो, मैं तुम्हें इस मुसीबत से अभी बाहर निकालता हूँ। मैं तुम्हारा आभारी हूँ। तुम कौन हो और किस तरफ जा रहे हो? मेरा नाम जेमी है। मैं एक सैनिक हूँ। मैं स्वप्न नगरी देश जा रहा हूँ। स्वप्न नगरी? ओह, तो तुम उस रहस्य की खोज करने निकले हो। रहस्य की खोज? कौन सा रहस्य? हिरन उसे राजकुमारियों के रहस्य की बात बताता है। अब तो मैं राजा से मिलने जरूर जाऊंगा, लेकिन याद रहे, राजकुमारी तुम्हें जो शरबत पीने के लिए देगी उसे बिल्कुल भी मत पीना। अब मेरे साथ आओ। हिरन जेमी को एक पेड़ के पास ले जाता है। उस पेड़ की शाखा पर एक उल्लू सो रहा होता है। सुनो जेमी, तुम उस पेड़ पर चढ़ जाओ। उस पेड़ पर एक बिल है जो उस उल्लू का घर है। उस बिल में तुम्हें एक कंबल मिलेगा। तुम चुपचाप वो कंबल वहां से निकाल लाओ, लेकिन सावधान, कहीं उस उल्लू की नींद ना टूट जाए। ऐसी क्या खास बात है इस कंबल में? ये एक जादुई कंबल है। इसे पहनते ही तुम अदृश्य हो जाओगे। अब जाओ, कहीं वो उल्लू अपनी नींद से ना उठ जाए। जेमी अब सीधे राज दरबार में पहुंचता है। वो उस रहस्य को ढूंढने की अपनी इच्छा राजा के सामने प्रकट करता है। राजा उसके रहने की व्यवस्था उसी खास कमरे में करता है। जब रात हो जाती है, सबसे बड़ी राजकुमारी हाथ में एक शरबत का प्याला लिए जेमी के पास आती है। ये लीजिए, ये शरबत खास आपके लिए। जेमी को हिरन ने बताई बात याद आती है। जी राजकुमारी, मैं इसे अवश्य पीऊंगा। राजकुमारी के जाते ही जेमी उस शरबत को फेंक देता है और खुद अपने पलंग पर लेटकर सोने का नाटक करता है। थोड़ी देर बाद राजकुमारी फिर से वहाँ पे आती है। ये बेचारा तो सो गया। राजकुमारी के वहाँ से जाते ही जेमी उठकर उस जादुई कंबल को पहनकर राजकुमारी के पीछे पीछे उसके कमरे में आ पहुँचता है। क्या वो सो गया? हाँ, अब हम बेझिझक यहाँ से निकल सकते हैं। चलो। अच्छा, तो इस रास्ते से राजकुमारियां बाहर जाती है। जैसे ही वो सुरंग खत्म हुई, जेमी ने देखा कि वो एक बड़ी ही अद्भुत जगह पर आ चुके हैं। जेमी ने देखा कि वहाँ के पेड़ों पर सोने के सेब लगे हुए हैं। वो उस पेड़ से एक सेब तोड़ लेता है। सबूत के तौर पर मैं इस सेब को राजा के सामने पेश कर सकता हूँ। उस जगह पर एक बड़ा सा तालाब था। जैसे ही राजकुमारियां वहाँ पर पहुँची, जेमी ने देखा कि 12 राजकुमार अपनी अपनी नावों में बैठकर राजकुमारियों का इंतजार कर रहे हैं। नाव में चढ़ते ही वे सब एक साथ गाना गाने लगते हैं। रात ये मस्तानी आई बड़ी ही सुहानी, नाचे अंबर झूमे बादल गाए ये सितारे
देखो झिलमिल झिलमिल तारे, झूमो नाचो गाओ आई रात ये मस्तानी, रात ये मस्तानी आई बड़ी ही सुहानी। गाने की उस धुन पर जेमी भी बड़े मजे से डोलने लगता है। वो देखता है कि तालाब की रंगीन मछलियाँ हवा में उड़ती हुई फिर से तालाब में डुबकियाँ लगा रही है। वाह, ऐसा नजारा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। अरे वो क्या है? सोने का महल। सभी राजकुमारियाँ उस महल में आती है और उन 12 राजकुमारों के साथ नृत्य करने लगती है। जेमी देखता है कि उसी सभा मंडप में एक तोता बैठा है जिसके पंख सोने के हैं। सोने के पंख? चोर चोर चोर! सभी राजकुमारियाँ घबराकर नृत्य बंद करती है। वो फिर से उसी मार्ग से अपने कमरे में वापस लौट आती है। जेमी भी दौड़ता हुआ अपने कमरे में पहुंचकर सो जाता है। लगता है तुम भी इस राज का पता लगाने में नाकामयाब हो गए हो। सिपाहियों, इसे भी कारावास में डाल दिया जाए। रुकिए महाराज, मैंने इस राज का पता लगा लिया है। राजा, मंत्री और दरबार में उपस्थित वो 12 राजकन्याएं भी जेमी की ये बात सुनकर चौंक जाती है। जेमी राजा को सारी बात बताने लगता है और सबूत के तौर पर वो सोने का सेब और उस तोते का सोने का पर राजा के सामने रख देता है। जेमी सारी आंखों देखी राजा को बताता है। ये बात सुनकर राजा उसकी होशियारी और बहादुरी की तारीफ करता है। इतना ही नहीं, वो अपना पूरा राज्य खुनहार जेमी के हाथ सौंपकर उसे उस देश का नया राजा घोषित करता है। जेमी भी राजा की बड़ी बेटी से शादी कर अपनी आगे की जिंदगी बड़ी ही खुशहाली से गुजारने लगता है। देखा दोस्तों, राज की बात क्या थी? राजकुमारियों को अपनी आजादी प्यारी थी, इसीलिए वो सुरंग के रास्ते महल से गायब होती थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आजादी ही जीवन का सच्चा मूल्य है। थी ना मजेदार कहानियाँ? तो चलिए अब जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।